नमस्कार, मैं मनु पवार। बद्रीनाथ उपचुनाव में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बीजेपी की चुनावी हार ने कई मैसेज दे दिए हैं। साथ में बीजेपी के भीतर ये डर भी बैठा दिया है कि आने वाले समय में जब केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा या राज्य में निकाय के चुनाव होंगे तो कहीं इन चुनावी रिजल्ट की छाया उन पर भी न पड़ जाए। केदारनाथ में बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत की देहांत के बाद ये सीट खाली हुई है, तो अगला विधानसभा का उपचुनाव वहीं होना है। असल में केदारनाथ इलाके में भी बहुत से सवाल लगभग वैसे ही हैं जैसे कि बद्रीनाथ के उपचुनाव में रहे हैं। लेकिन बद्रीनाथ चुनाव में जमीन पर असल में हुआ क्या? राजेंद्र भंडारी जैसे हैवीवेट उम्मीदवार की जमीन कैसे खिसक गई? बीजेपी कैसे हार गई? क्या राजेंद्र भंडारी को खुद बीजेपी वालों ने ही हरवा दिया या बीजेपी लीडरशिप उनको कुछ ज्यादा ही वेटेज दे बैठी? और कांग्रेस के नए चेहरे को उतारकर भी चुनावी मैदान कैसे मान लिया गया? इसे वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट से बेहतर भला कौन समझा सकता है, जो कि इस चुनाव के ग्राउंड जीरो पर थे, चुनावी रैलियां सभाएं कवर कर रहे थे, दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे। उनसे क्या फीडबैक मिला? बद्रीनाथ में बीजेपी की हार की इनसाइड स्टोरी क्या है? और इस चुनाव के रिजल्ट ने केदारनाथ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी से बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ा दी है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से एक बार फिर से खुद वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, तो क्रांति भट्ट जी, गोपेश्वर से एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका, फिर से स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद, आपने फिर से समय दिया हमें। सर, आपको इस चुनाव की बहुत सी अंदरूनी बातें पता हैं। ये बताइए कि क्या हम सिर्फ ये माने कि कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को उपचुनाव में उतारना बीजेपी का आम कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पाया, या ये सिर्फ एक कहानी गढ़ी जा रही है? दरअसल भाजपा में कार्यकर्ता के निर्णय या के बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। भले ही ये कुछ कहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय दिया भाजपा के कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। और राजेंद्र भंडारी जी को भाजपा में लाना ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहा। शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सही रहा या नहीं रहा, उसका परिणाम तब चुनाव ने बता दिया है। पर भाजपा में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि भंडारी हमारे प्रत्याशी होंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको स्वीकार तो कर दिया, पर मन से स्वीकार किया कि नहीं, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो काम तो कर रहे थे, निसंदेह हर बूथ में काम किया उन्होंने, लगे उनके। अगर भाजपा के प्रमाण के रूप में ये रहा कि जो भाजपा के नेताओं के बूथ थे उनमें तो भाजपा आगे रही। अगर राजेंद्र भंडारी को बर्दाश्त नहीं करने का आरोप जैसे भंडारी जी के समर्थक लगाते हैं, तो उस आधार पर देखें तो जो उनके नेताओं के बूथ हैं, भाजपा के नेताओं के अपने गांव के बूथ हैं, अपने बूथ, उनमें तो भाजपा आगे रही। महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बूथ पर भाजपा आगे है। राजेंद्र भंडारी जो खुद प्रत्याशी हैं, नैल ऐथा जो उनका गांव है, वहां पर वो आगे रहे। महेंद्र भट्ट जी का जो अपना गांव है बामन थाला पोखरी में, उसमें वो भाजपा आगे रही। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट का अपना बूथ है पगना, वहां पर भाजपा आगे रही। तो अधिकांश जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के बूथ थे अपवाद के स्वरूप में जोशीमठ और कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़ करके, गोपेश्वर को छोड़ करके, वहां पर तो भाजपा आगे रही है। तो राजेंद्र भंडारी को लोकसभा चुनाव के दौरान, बलूनी साहब के चुनाव के दौरान बड़ी धूमधाम के साथ जो है बीजेपी में लाया गया था। दिल्ली में बाकायदा उनकी जो है एंट्री हुई बीजेपी में, और किस तरह से हुई सभी ने देखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेंद्र भंडारी को आंकना गलत पड़ गया, उनका वजन जो है गलत आंक गई बीजेपी? हाँ, दरअसल ये रहा कि जब शीर्ष नेतृत्व ने अचानक निर्णय लिया तो शायद उन्होंने उनको लगा कि जैसा आभा मंडल
भंडारी जी का रहा है, शायद अब भी है। और इनका जैसे कि लोकसभा चुनाव में जो इनके प्रत्याशी थे, लोकसभा प्रत्याशी, वो निस्संदेह वो मोदी के नाम पर वोट मांगा था उन्होंने। और जब उसकी 14 सीटें मोदी के नाम पर जीत रहे थे, तो बद्रीनाथ की सीट अचानक भंडारी के नाम से ही जीत पाएंगे, ये कैसे आंकलन कर लिया भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने। और कहीं ना कहीं मोदी के सापेक्ष बद्रीनाथ का मोदी अगर उन्होंने इनको समझा, भंडारी को समझा, तो उनके राजनीतिक समझ, जमीनी समझ से जरा कम रहा। उनको लगा कि अगर, क्योंकि बद्रीनाथ से जो 8,000 8,500 वोट से केवल आगे थे, और यहाँ फिर 5,000 से पीछे हो गए। बलूनी जी बार बार कहते थे कि मुझे 8,500 वोट से जीत मिली है बद्रीनाथ से। तो उनको भी लगा कि शायद भंडारी के आने से सब कुछ हो जाएगा और सारा वोट शायद यहाँ भाजपा को मिल जाएगा। ये जमीनी आंकलन कम रहा और शायद ज्यादा आंक लिया उन्होंने भंडारी जी के कद को भी। इसके सापेक्ष अगर नहीं इस्तीफा दिलवाते, नहीं अपने पार्टी में लाते, तो क्या फर्क पड़ता था? बाकी सीटें तो इनके पास थी, क्या जरूरत पड़ रही थी इनको कि भाई एक और कोई सरकार बनने बिगड़ने की कोई स्थिति तो थी नहीं। क्यों किया होगा उन्होंने? क्योंकि अपरिपक्व निर्णय या जमीनी जानकारी न होने का कारण ये रहा कि भंडारी जी को वहां से इस्तीफा दिलवाना और भंडारी जी के मुंह से ये कहलवाना कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं आया हूँ। ये भी कारण हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर हैं, उन्होंने वहां पे तो मोदी जी को देखा, लेकिन जब ये लोकल चुनाव हुआ तो यहाँ पे राजेंद्र भंडारी सामने आ गए, तो लोगों ने सोचा कि फिर राजेंद्र भंडारी का तो जो अतीत है और जो चीजें हैं उस तरह का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब भंडारी ही बलि का बकरा होंगे। लेकिन भट्ट साहब, आप इतने लंबे समय से चुनाव देख रहे हैं, आमतौर पे जिस भी राज्य में मतलब किसी भी पार्टी की सरकार होती है तो आम चुनाव जो भी होते हैं, प्राय जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, वो जो सत्ताधारी दल है आमतौर पे उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन धामी साहब की लीडरशिप में दोनों जो सीटें हैं, उपचुनाव हैं, वो हार गई बीजेपी। तो ये हार जो है वो किसके खाते में जाएगी? ये इधर अगर बद्रीनाथ की बात करूं तो क्या ये धामी साहब के खाते में जाएगी, या जो है नए 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 वाले सांसद बलूनी साहब का इसमें उसके खाते में जाएगी, या भंडारी को ही बलि का बकरा बनाए? दरअसल अब ये मूल्यांकन बलूनी जी को भी करना चाहिए कि किन के कारण हुआ होगा, क्योंकि मोदी जी के करीब हैं बलूनी जी, तो उनको भी आंकलन करना होगा कि अगर भाजपा प्रत्याशी, अब राजेंद्र भंडारी महत्वपूर्ण नहीं, अब भाजपा प्रत्याशी महत्वपूर्ण थे। अगर भाजपा का आदमी हारा है तो इसका दोष आके मानो जो पूरा ठीकरा केवल धामी जी के सर पर नहीं फोड़ा जा सकता है। दरअसल इसके हिस्सेदार सब है। यहाँ जो प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता थे या प्रदेश स्तर पर, उनको कहना चाहिए था कि मोदी के सापेक्ष या पार्टी के सापेक्ष कोई और व्यक्ति विशेष खड़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों खुद ही चुनाव में ये कह रहे थे कि पार्टी बड़ी है और व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और उससे पहले, चुनाव से पहले अगर भंडारी जी को अगर ये भाजपा में लाए तो इन्होंने निसंदेह पार्टी से बड़ा वो मान लिया, भंडारी जी को मान लिया, व्यक्ति को मान लिया। तो अब निसंदेह सरकार रहते हुए अगर दोनों सीट खो रहे हैं तो ये इसके हिस्सेदार, इस अपयश के हिस्सेदार सब हैं भाजपा के शीर्षस्थ निर्णय जिन्होंने निर्णय लिया, और भाजपा के वो नेता चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो चाहे जिला, इनका प्रतिकार न करना, इनका चुपचाप हाँ निर्णय को मान जाना, निसंदेह में भागीदार सब होंगे। अचानक सब पे थोपा गया ये चुनाव। और ये तो भंडारी को भी जो लाया गया, क्योंकि आवश्यकता क्या थी जब आप उनके पास थी ही सीटें, तो क्या आवश्यकता थी? और 8,500 से वहां से जीते, तो अब की बार अगर भंडारी जी बड़े थे, भाजपा से बड़े थे, तब तो इनको 16,000 से जीतना चाहिए था।
अब ये तो 5,228 वोट से पीछे हो गए। तो ये इसमें चिंतन मंथन हो रहा होगा और निरीक्षित तो करेंगे ही, पर उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो इनको अपने क्या आपको लगता है कि इस चुनाव का इफेक्ट बीजेपी के संगठन में या सरकार के लेवल पे होगा, क्योंकि महेंद्र भट्ट साहब जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। सीएम साहब ने डेरा डाले हुए था, इतने दिन तक वो रैलियां करते रहे। तो क्या इस चुनाव के रिजल्ट का कहीं इम्पैक्ट दिखेगा सरकार के लेवल पे या संगठन के लेवल? क्या आपको सूचनाएं मिल रही है अंदर? नहीं, अभी तत्काल तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये तत्काल कोई निर्णय लेते हैं तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, इसलिए ये अपनी गलती को मान तो रहे हैं, पर उसके लिए तत्काल कोई निर्णय झटके में ले ले, ऐसा नहीं लगता है। और मुख्यमंत्री तक जहां तक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोदी जी के प्रियों में है। ये तो तय है कि वो, क्योंकि माणा की सभा में उन्होंने कहा कि मैं इनके चेहरे पर जो स्वाभाविक स्मित देखता हूँ, हंसी देखता हूँ, उसमें निश्चलता है। तो बहुत बार तारीफ कहीं कहीं भाई भी कह गए। तो नहीं लगता है कि मोदी जी पुष्कर सिंह धामी को अभी अकेला दोषी मानेंगे, और जो अभी आपने होगा। अभी आपने माणा का जिक्र किया। एक चौंकाने वाली बात जो देखने को आई कि सीमांत गांव जैसे माणा भी है, मतलब जिसे प्रधानमंत्री अंतिम गांव कहने के बजाय भारत का पहला गांव कहना शुरू किया उन्होंने। तो जो सीमांत गांव है वहां से भी आपको एक ट्रेंड बता रहे हैं कि वहां भी जो है बीजेपी को वोट अपेक्षाकृत नहीं पड़े हैं जैसे पड़ने चाहिए थे। हाँ, दरअसल माणा हो गया, नीति हो गया, मलारी हो गया, गमसाली हो गया, इन जो हमारे एसटी के गांव हैं, इन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार अपने मूल गांव में वोट किया, वरना प्रवासी गांव में जैसे गोपेश्वर, भिंगरान और देवली, बगड़, यहाँ पर वोट करते थे। अब की बार अपने गांव में उत्तराखंड में बनने के बाद पहली बार इन्होंने वोट किया। तो निर्णय आप देखिएगा कि माणा में कांग्रेस को मिलते हैं 184 वोट और भाजपा को केवल 44 वोट। यही इस गांव को पहला गांव घोषित माना था प्रधानमंत्री जी ने, वाइब्रेंट गांव भी माना था। वहां पर क्यों भाजपा को इतना कम वोट मिला होगा 184? फिर चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी का जो गांव है रेणी, जो विश्व प्रसिद्ध गांव है, वहां पर कांग्रेस को मिलता है 195 और भाजपा को मिलता है केवल 62 वोट। संजीवनी वाला गांव द्रोणागिरी, जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी उठा के ले गए, वहां कांग्रेस को मिलता है 30 वोट और भाजपा को 6 वोट। गमसाली जो हमारे ही सीमांत गांव है, गमसाली में भाजपा को 63 और कांग्रेस को 156। नीति गांव, नीति मलारी हम कहते हैं, नीति गांव में भाजपा को 14 और कांग्रेस को 27। लाता में भाजपा को 60 और कांग्रेस को 144 वोट। तो जो वाइब्रेंट गांव है, जिनको जीवंत गांव नाम दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये हमारे जीवंत गांव हैं, वाइब्रेंट गांव हैं, यहाँ पर हम विकास के सारे संसाधन पहुंचा रहे हैं। वो लोग क्यों भाजपा से नाराज होंगे? क्यों सरकार से नाराज हो? भाजपा से नाराज थे कि या भाजपा के प्रत्याशी से नाराज थे? और क्या कांग्रेस ने इन तक, जैसे पूरे 200 बूथों तक अप्रोच बनाई, 1,02,000 लोगों तक अप्रोच बनाई, क्या कांग्रेस ने इन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई, अपनी बात रखी? और भाजपा प्रत्याशी की छवि को कि भाई वो उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, ये शब्दों का जो अब हम जो बनाया, माहौल बनाया कांग्रेस ने, क्या वो कांग्रेस के पक्ष में रहा और वो भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा? इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। जितने भी 200 बूथ में ये रहा है। बट साहब आपने अभी बताया कि जो सीमांत गांव है वहां कांग्रेस ने बहुत लंबी बढ़त बनाई बीजेपी के मुकाबले। और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी जो बीजेपी के समर्थक हैं या कई ऐसे लोग हैं जिनको कि बीजेपी की आईटी सेल का पेड वर्कर कहा जाता है, वो भी अभी दलील दे रहे हैं कि साहब बद्रीनाथ सीट तो कांग्रेस का गढ़ रही है
और कांग्रेस फिर से जीत गई, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या ये बात गले उतरती है? नहीं नहीं नहीं, अगर ये कांग्रेस से गढ़ होता तो महेंद्र भट्ट कैसे जीते बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से। और अगर ये कांग्रेस का गढ़ होता तो भाजपा के कैसे जीते लोकसभा प्रत्याशी तो हमेशा भाजपा के जीतते हैं। खंडूरी जी के जमाने से लेकर के लगातार भाजपा आगे आती है और उसमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का भी बड़ा रोल है। तो ये दरअसल ये अपनी सुविधा के अनुसार तर्क है दोनों इनके, कि चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के। गढ़ नहीं रहा, अगर ये गढ़ होता तो महेंद्र भट्ट कैसे जीते। जितने सांसदीय के चुनाव हुए उसमें हमेशा बद्रीनाथ विधान सभा का जो क्षेत्र का वोट है वो भाजपा के पक्ष में गया है। तो अगर ये नहीं है कि जो मीठा मीठा वो गप गप और जो कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता ना जी। आपने पिछली बातचीत में मुझे बताया था कि बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने काफी कुछ झोंक दिया था, तमाम बड़े नेता छोटी छोटी जगहों पर जा रहे थे, आपने एक एक डिटेल उसकी बताई थी, हरीश रावत से लेकर गणेश गोदियाल तक। और गोदियाल तो लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी की दगाबाजी को शायद भूले भी नहीं थे। तो मैं एक वीडियो देख रहा था कि जीत के बाद गणेश गोदियाल साहब जो है वोटरों के आगे नतमस्तक हो गए और कह सकते हैं कि कदमों में पड़ गए। बौद्धिक रूप से समृद्ध इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ इस धरती को। तो इस जीत के बाद गणेश गोदियाल की खुशी तो देखते ही बनती है। तो कांग्रेस के लिए ये जीत भट्ट साहब कितनी बड़ी मॉरल विक्ट्री है, क्या ऐसे आप आंकते हैं? आप देखिए कि कल जैसे परिणाम आया तो फर्स्ट फेज पे जैसे ही उनको गया कि भाई भंजूल और इधर से पहले ही जो उस समय बाहर थे गोदियाल जी, और सेकंड चरण की ही जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो वहां से सीधा गोपीश्वर आ गए। और जैसे जैसे सातवें आठवें चरण का रिजल्ट आ रहा था कि भाजपा कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही थी, तो गोदियाल ठीक मतगणना स्थल के बाहर अपने भारी भरकम जो कांग्रेस समर्थकों के साथ आ गए। और जैसे ही विक्ट्री हुई लगभग बटोरा की दोनों कंधे पे मिल गए, एक अपने अपने समर्थकों को कंधे पे थे, दोनों से गले मिल गए और दोनों जनता के बीच में। मैंने पहले भी कहा था कि ये गोदियाल जी ने इसको अपनी जीत, अपनी हार और राजेंद्र भंडारी से बदला लेने की कहा भी था उन्होंने कि इसने धोखा दिया, मैं इसको अपना राम मानता था, अपने आप को लक्ष्मण मानता था, इन्होंने दगा कर दिया। तो कल उनके चेहरे की खुशी बड़ी गजब थी। और उसके बाद जैसे ही जश्न मना, फिर वो देखिए कि राजनीति के इतने चतुर खिलाड़ी बन गए हैं गोदियाल जी की तुरंत उसके बाद उठी मठ चली गई, क्योंकि उठी मठ में आज केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति दिल्ली में बनाए जाने को लेकर के माहौल जनता विरोध कर रही है। तो अब गोदियाल वहां भी पहुंच गए कि भाई बद्रीनाथ तो जिता लिया, अब केदारनाथ में पहुंचना है। और केदारनाथ की जनता में जो आक्रोश है कि भाई केदारनाथ की प्रतिकृति कैसे वहां बनाई जा सकती है। और मैं उसी सवाल पे आता हूँ भट्ट साहब। अब सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है भट्ट साहब कि क्या बद्रीनाथ के उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव पर भी असर डालेंगे? वहां भी 5-6 महीने में शायद चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि वहां की जो बीजेपी विधायक शैलाना रानी रावत, उनका देहांत हो गया हाल ही में। तो क्या बद्रीनाथ उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो जो भविष्य में केदारनाथ के चुनाव होने वाले हैं उसकी छाया दिखेगी सर? अभी जो चीज है कि भाजपा आत्मचिंतन करने लग गई होगी और कांग्रेस उत्साहित होने लग गई होगी। बद्रीनाथ के चुनाव परिणाम से चिंतन मंथन कर रही होगी भाजपा और कांग्रेस उत्साहित है। अभी बड़ी पीड़ा की स्थिति के शैला रानी रावत जी का अचानक देहावसान हो जाना निसंदेह सबको दुख है इसमें, चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, आम जनता है, क्योंकि बहुत राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर भले सहमति असहमति हो, लेकिन शैला रानी रावत जी का व्यवहार सबके साथ एक साथ रहता था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी, और जो भाजपा कांग्रेस से सहमत नहीं उनसे भी सहमत, उनके साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता। तो इस समय हो सकता है, अभी तो जल्दबाजी होगी, 1-2 महीने तक अभी शोक की स्थिति है, हो सकता है कि भाजपा उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट दे दे
ये भी हो सकता है कि भाजपा चंडी प्रसाद भट्ट हैं जो वहाँ के जो यहाँ प्रभारी भी बनाए गए बद्रीनाथ, उनको भी आगे कर सकती है। अजेंद्र अजय हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन पे भी दांव लगा सकती है। और दिनेश उनियाल है, उन पे भी दांव लगा सकती है। पर भाजपा कर रही होगी, जहाँ तक मुझको लगता है कि वो आंकलन कर रही होगी। और शैला रानी शैला रानी जो स्वर्गीय हो गई, उनकी छवि के लिए वो हो सकता है उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत, अभी तो कहना जल्दबाजी हो गई कि उनकी पीड़ा की स्थिति है, ये कहना कि भाई वो चुनाव लड़ेंगी, ये जल्दबाजी होगी। पर अगर भाजपा चाहेगी और भाजपा जो संवेदनाओं के साथ रही, क्योंकि भाजपा ने किया है अब तक जितने भी उनके, अगर कोई जैसे थराली विधानसभा उपचुनाव हुआ, जैसे हरिद्वार में हो गया था, या फिर प्रकाश पंत जी के जाने के बाद, तो ये भी हो सकता है कि भाजपा ऐश्वर्या रावत जी से को कह दे कि भाई संगठन की ने निर्णय लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है और आपको अपनी माँ की जिम्मेदारी निभानी है। तो हो सकता है कि भाजपा उनको भी उनके नाम पर भी चिंतन मंथन कर रही होगी। चंडी प्रसाद भट्ट जो उनके रणनीतिकार माने जाते हैं, यहाँ चमोली में भी बद्रीनाथ चुनाव में भी बहुत लगे रहे, पटे रहे, उनका भी उनके नाम पर भी कर सकती है। अजेंद्र अजय केदारनाथ जो बद्रीनाथ केदारनाथ के हैं वो हैं, और दिनेश उनियाल एक और है उनके नेता, उनके नाम पर कर सकती है। और कांग्रेस तो निसंदेह एक ही है उनके पास चेहरा, और जो चेहरा भी जिन्होंने बद्रीनाथ चुनाव में सबसे ज्यादा काम किया, और कांग्रेस की मनोज रावत जो उनके पूर्व विधायक है, कांग्रेस की तो वो घोषित उम्मीदवार होंगे ही। और केदारनाथ का चुनाव क्या, अब आपने सवाल किया कि क्या प्रभावित करेगा, तो निसंदेह बद्रीनाथ के मतदाताओं का निर्णय, केदार बाबा का भी निर्णय होगा, इसको कांग्रेस बनाने की कोशिश करेगी और ऐसा माहौल बनाए कि जो बद्रीनाथ नारायण ने कहा वो केदार बाबा भी करेगा। और इस समय देखिए क्या चतुरता है कांग्रेस की कि जैसे ही केदारनाथ की प्रतिकृति दिल्ली में बनाए जाने की बात आई, लपक लिया तुरंत कांग्रेस से इस मुद्दे को। और उनके गणेश गोदियाल जी हम जो कह रहे वो अपनी बद्रीनाथ की विजय के बाद तुरंत केदारनाथ ओके मठ पहुंच जाते हैं जनता के बीच में सभा उठाने के लिए। मनोज रावत तो है ही, तो पूरी कांग्रेस जुट गई है इसको लपकने के लिए। और ये अगर ये लंबा खींचता है मैटर और समाधान नहीं होता है तब तक, तो निसंदेह भुनाई भी इसको, जैसे इन्होंने केदार बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मास्टर प्लान से विस्थापित लोगों का दर्द, जोशी मठ में आपदा प्रभावितों को समुचित मुआवजा न देना, ये कांग्रेस ने बनाया। तो वैसे केदारनाथ को भी बना सकती है कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि जोशीमठ वाला फैक्टर जो है इस चुनाव में काम किया है, मतलब उपचुनाव में। हाँ, जोशीमठ की आपदा वाला। जी जी जी, लोकसभा चुनाव में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के ही जैसे 5-6 बूथ है, तो वो भाजपा के पक्ष में थे, अब की बार वो कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं। तो निसंदेह इस बार जोशीमठ का जो नगर और आसपास का इलाका रहा, वो उसका वोटों का मूल्यांकन करे, तो वहाँ पर ये कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और सफल रही उसको बनाने में। और जबकि भाजपा ने लोगों को, सरकार ने लोगों को दिया है मुआवजा, पर ये जनता उतना मुआवजा नहीं दे पाई जितना लोग मांग रहे हैं। क्योंकि जनता का कहना ठीक है, मकान का दे रहे हैं, जमीन का नहीं दे रहे, हम जाएंगे कहाँ, और अपना घर कौन छोड़ना चाहेगा। निसंदेह जोशीमठ के लोगों का जो दर्द है, अपनी जमीन से उखड़ने का जो दर्द होता है, वो पूछिए सब कभी क्या होता है। जिनकी गाय है, चलो मकान तो देहरादून बने, पर गाय के साथ जो रिश्ता है, जो पौन पक्षी के साथ रिश्ता है, जो खेतों के साथ रिश्ता है, जो आत्मीय लगाव है जोशीमठ के लोगों का, वो शायद वो संवेदनाओं को भाजपा समझ नहीं पा रही है। आखिरी सवाल भट्ट साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि बद्रीनाथ चुनाव की हवाएं केदारनाथ तक पहुंच पाएंगी नहीं पहुंच पाएंगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन जैसे अभी चुनाव के दिन ही या शायद इससे एक दिन पहले जो केदारनाथ मंदिर जो है की प्रतिकृति दिल्ली में बनाने की बात हुई है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस को बना रही है,
तो मुझे भी दिख रहा है सोशल मीडिया में एक सेंटिमेंटल इश्यू बनता जा रहा है। तो क्या ये बड़ा रूप ले सकता है, ऐसा लग रहा है आपको कि केदारनाथ मंदिर की जो है एक शाखा ब्रांच के तौर पे आप दिल्ली में बना रहे हैं, तो ये तो मतलब बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा लगेगा, लोग उससे बड़े वैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो क्या ये लग रहा है कि हाँ, क्या इस मुद्दे में ऐसा है कि सेंटिमेंटल इश्यू बन सकता है आगे? अब ये है कि ये कितना देर तक चलेगा। सबसे बड़ी बात कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र भट्ट जी, उनका पोस्ट उनका प्रेस विज्ञप्ति आई थी कि जब बद्रीनाथ की प्रतिकृति कहीं और बनाएगी तब तक इतना आक्रोश नहीं हुआ। ये बिला वजह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उनका ये तर्क है बीकेटीसी के अध्यक्ष का, यह माहौल क्रिएट करना कि पर अब यह है कि केदारनाथ जी से बद्रीनाथ जी से पहाड़ के गंगोत्री यमुनोत्री से पहाड़ के लोगों का ऐसा रास्ता है जैसे पहाड़ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का ये केवल भगवान नहीं, ये परिवार का अंग भी है, शरीर का अंग है, परिवार का अंग है। तो उनका कहना है कि जैसे बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में अपना नारायण देखते हैं, अपना भगवान अपने परिवार का बुजुर्ग देखते हैं, केदारनाथ जी में भगवान तो देखते हैं, अपने परिवार का बुजुर्ग भी देखते हैं। तो लोगों को ये आक्रोश तो है ही कि हमारे भगवान को आप कैसे कह सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि भाई रावण ने भी तो कैलाश उठाने की कोशिश की थी कहीं। तो जो लोगों के इमोशनल है, कांग्रेस के लिए ये आस्था का विषय है कि इमोशनल का विषय है कि राजनीति भुनाने का विषय है। तो कहीं कांग्रेस को भुना न दे, भुनाने की कोशिश करेगी जैसे कांग्रेस करेगी इसको, पर भाजपा के पास क्या उत्तर है इसका, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं पर और उनके अभी सरकार के द्वारा भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। तो ये माहौल कांग्रेस क्रिएट कर रही है और सोशल मीडिया के जो पहले आईटी सेल जो बीजेपी का होता था, वो कांग्रेस का आईटी सेल भी उतना ही चतुरता से काम कर रहा है। दोनों का आईटी सेल लोगों के इमोशनल के साथ कर ही रहा है। और मैं कह रहा हूँ आस्था अपनी जगह, जनता की आस्था अपनी जगह है, उनका केदारनाथ जी के प्रति आस्था है। हम सब उत्तराखंडियों के तो आराध्य भगवान शंकर ही, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक है भगवान केदारनाथ जी। और केदारनाथ जी का प्रकोप जब 13 में देखा है लोगों ने, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भगवान के साथ अगर कभी इस प्रकार की धृष्टता की गई तो अब ये जिम्मेदारी सरकार की, बीजेपी की है कि उनको ये कहना कि हमारी मंशा है कि नहीं, क्या केदारनाथ के समकक्ष कोई और मंदिर हो सकता है कि नहीं, ये लोगों के बीच में समझाना ये जिम्मेदारी भाजपा की होगी, सरकार की होगी। वो किन तर्कों के साथ, किन आस्थाओं के साथ, आम आदमी, क्योंकि आम आदमी बहुत शब्दों से मतलब नहीं, उसको अपने आस्था से मतलब है। तो क्या घर घर जा करके वो बताएंगे कि नहीं प्रभु, हमारी कोई ऐसी इच्छा, हम ऐसी धृष्टता कर ही नहीं सकते। पर इसको समझाने के लिए भाजपा में कोई है क्या, जमीन से जुड़ा? क्या भाजपा के नेता वही गलती तो नहीं करेंगे जो केदारनाथ बद्रीनाथ में कर ली उन्होंने? तो ये है दोनों के बीच में ये विषय तो चल ही रहा है। और लोग तो केदारनाथ के लोगों ने तो, मैंने कहा उनके लिए तो बाबा केदारनाथ हृदय के से जुड़े हैं, उनके जो आस्था का नहीं, उनका तो प्राण है, हम सब के प्राण है बाबा केदारनाथ जी। केदारनाथ जी की जब आराधना करते हैं तो लोगों के आंसू तक आ जाते हैं, जो रुद्री पाठ करते हैं, तो ये आस्था है केदारनाथ, क्यों बड़े भाव देवता है। तो लोगों की जब भावनाओं के देवता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस तक पहुंची ही है इससे। तो बद्रीनाथ का चुनाव अभी भी निपटा ही है कि केदारनाथ सीट के भविष्य में होने वाले उपचुनाव के लिए बिसातें बिछानी शुरू हो गई हैं। शुरू हो गई। जी। तो क्रांतिवट जी, गोपेश्वर से हमसे जुड़ने के लिए और इतनी इनसाइड चीजें बताने के लिए, अंदरूनी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत मजा आया, बहुत चीजें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। बहुत। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा सर कि क्या बद्रीनाथ के चुनाव परिणाम के बाद या जो स्थानीय निकाय के चुनाव अब होने हैं, क्या इनका इम्पैक्ट जो नगर निकायों के चुनाव पर पड़ेगा कि नहीं? जो स्थानीय सरकारें हैं, ये क्या कोई मैसेज देता है? क्या इसके बाद भाजपा
के लिए अब जितने भी क्योंकि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, तो जो मैसेज उधर पहले अयोध्या से आया, बद्रीनाथ से आया, तो क्या ये हताशा तो नहीं पैदा करता है भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए? कहीं उत्साह का प्रतीक तो नहीं है? तो इस पर भी शायद दोनों पार्टियां चिंतन मंथन कर रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति भट्ट साहब, जो भी सर। सर ठीक है, थैंक यू, माय प्लेजर।